हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। मुझे यकीन है कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं और उनकी मदद से आप लगातार कुछ नया सीखते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स के अंदर कई बार आता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी 4 मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर: ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल एंड कॉलेजियल मॉडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत ही पावरफुल गाइड हैं जो कि एक मैनेजर को अपने बिहेवियर को बनाने में और सुधारने में भी मदद करते हैं। और इन मॉडल्स का बहुत ही बड़ा हाथ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मॉडल्स को। तो इन 4 मॉडल्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार कुछ नया सीखते जाएं और नॉलेज को बढ़ाते जाएं। और दूसरी बात, अगर वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आपको टॉपिक की पूरी क्लैरिटी हो जाए तो एक लाइक तो बनता है ना मेरा। और तीसरी बात, चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट नॉलेज को ले सके और अपने सपनों को साकार कर सके। तो पहले है ऑटोक्रेटिक मॉडल। आइए देखते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या बोला गया है। ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सारी अथॉरिटी के हिसाब से चलेगी। ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर जो बॉस होगा उसके पास सारी पावर होगी, सारा हक होगा लोगों को हायर करने का और फायर करने का। यानी कि ये सिचुएशन है डिक्टेटरशिप की तरह, तानाशाही की तरह। चलिए मैं आपको अगली स्लाइड में इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि जो एम्प्लॉई है वो ओबीडिएंट होगा, यानी बात को मानेगा, डिसिप्लिन में रहेगा और अपने बॉस के ऊपर डिपेंडेंट यानी निर्भर होगा हर एक आदेश लेने और मानने के लिए। और जो मैनेजर होगा वो कमांड देगा, पावर देगा और उसके पास इतनी पावर होगी कि वो जैसे चाहे उस हिसाब से अपने एम्प्लॉय को चला सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन तो है उसको ओबे करने की, उसकी बात मानने की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दिल से उसकी इज्जत भी करे। तो ये देखा गया है कि इस सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज रिस्पेक्टफुल नहीं होते, उसकी इज्जत, बॉस की इज्जत नहीं करते हैं। मन से दिखाते तो हैं कि हम बात मान रहे हैं लेकिन दिल से इज्जत नहीं करते हैं। अब एक एग्जाम्पल की मदद से देखिए, ध्यान से इमेज को देखिए। यहाँ पर जो बॉस है वो कह रहा है आई हैव द राइट टू गिव यू कमांड्स, मेरे पास पूरी पावर है तुम्हें कमांड यानी आदेश देने की। सो यू डू दिस, और या तो ये काम करो नहीं तो सैलरी विल बी विदहेल्ड, तुम्हारी तनख्वाह मैं रोक लूंगा। रिवॉर्ड विल बी विदहेल्ड, तुम्हें जो रिवॉर्ड यानी जो बोनस या कोई इंसेंटिव मिलना है उसको भी मैं रोक दूंगा। मतलब यहाँ पर बॉस क्या कर रहा है, सोचिए जरा एक सेकंड के लिए। बॉस यूज कर रहा है पनिशमेंट का डर, उन्हें फोर्स कर रहा है, उनके ऊपर जोर आजमाइश कर रहा है कि मेरी बात मानो, उन्हें थ्रेट्स, धमकियां दे रहा है। यानी रिजल्ट निकलवाने के लिए, काम करवाने के लिए ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर वाला जो बॉस होगा वो धमकियां दे के, डरा के ही काम करवाएगा अपने एम्प्लॉयज से। देखिए, अगर वो डरा के काम करवा रहा है मतलब ये है नेगेटिव लीडरशिप। नेगेटिव लीडरशिप के अंदर एम्प्लॉयज कैसे होंगे, आप 3 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। इनसिक्योर, हमेशा उन्हें डर रहेगा कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अनइन्फॉर्म्ड, कोई भी ज़रूरी डिसीजन लेने से पहले उन्हें नहीं बताया जाएगा। अफ्रेड, उनके मन में हमेशा ही डर रहेगा। तो ये 3 तरीके जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हैं।
इन तीनों फीलिंग से ऑर्गेनाइजेशन को बचना चाहिए, लेकिन ऑटोक्रेटिक मॉडल में यही 3 फीलिंग्स एम्प्लॉय के अंदर होंगी। तो ये मॉडल कब सक्सेसफुल होगा? अगर तो एम्प्लॉयज लेजी यानी आलसी नेचर के हैं, काम चोर हैं। दूसरी बात, जहां पर आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर लोगों से काम निकलवाना है तो भी ऑटोक्रेटिक तरीका अपनाया जा सकता है। या बॉस की तरफ लोगों की लाइकिंग है, बॉस इतना ताकतवर है कि लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो उससे डर के उसका काम कर लेते हैं। अब पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ एप्लीकेबल होगा, अब कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर एम्प्लॉयज एजुकेटेड होंगे तो वहां पर उन्हें डिक्टेट नहीं किया जा सकता, उनके पास अपना दिमाग है, वो आपकी हर बात नहीं मानेंगे। और जो मैनेजर है वो उनकी नीड्स के बारे में सोचता है, तो ऐसा मैनेजर कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं होगा। जहां मैनेजर ये समझता है कि और भी बहुत तरीके हैं काम करवाने के, डराने की जरूरत नहीं है, तो इन 3 सिचुएशंस में ऑटोक्रेटिक मॉडल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी अप्लाई किया गया तो कंसीक्वेंसेस, नतीजा क्या आएगा? पहला नतीजा तो देखिए, एम्प्लॉय कभी भी अपनी मन की बात को नहीं कह पाएगा, जिसका सीधा असर उसकी बैड परफॉर्मेंस आएगी। एम्प्लॉय के मन के अंदर गुस्सा आता जाएगा, वो उस गुस्से को अपने फैमिली के ऊपर निकालेगा और अपने जानकारों से भी लड़ेगा झगड़ेगा, यानी कि सारी कम्युनिटी के ऊपर, सारी सोसाइटी के ऊपर इसका बुरा असर आने लग जाएगा। तो आपको टॉपिक और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है कि पेपर में आप और इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल का बेस क्या हुआ? पार। पार के बेस के ऊपर ये सारा मॉडल चलता है। मैनेजर की ओरिएंटेशन यानी मैनेजर की सोच कैसे हुई कि अथॉरिटी, मेरे पास ताकत है तुम्हें कमांड देने की। तो बेचारे एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन क्या हुई? ओबीडियंस, वो तो हर बात को मानेगा ही मानेगा। चौथा, परफॉर्मेंस का रिजल्ट कैसा होगा? देखो मन से तो वो दुखी है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस मिनिमम ही होगी। अब अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल से डिटेल में समझाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ली है। देखिए, ये एग्जाम्पल है एक वुड प्रोसेसिंग प्लांट की, यानी एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फैक्ट्री, जो भी आप बोलना चाहें, वो है जहाँ पर लकड़ी की प्रोसेसिंग होती है। तो अब होता क्या है, इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, और कभी कभी जो सुपरवाइजर है वो बात ना मानने पर उन्हें स्लैप यानी चपेट भी मार देता है। अब जो वर्कर्स हैं वो कभी भी जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मन के अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है। तो इस कारण से अपने गुस्से को निकालने के लिए जितनी भी वनीर की शीट्स, यानी जितनी भी वो वुड की शीट्स बनाते हैं जो कि अच्छी होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आप इस केस स्टडी को, स्क्रीन को पॉज करके सोचिए कि इसका रीजन क्या है कि वो अच्छी वनीर की शीट्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं वर्कर्स। अगली स्लाइड में मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझा देती हूँ। रिजल्ट, यहाँ पर 4 रीजंस हैं इसके। पहला रीजन है फ्रस्ट्रेशन। उनके मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि हमारी इतनी डिसरिस्पेक्ट, हमारी इतनी इंसल्ट होती है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते, राइट। दूसरी बात है, वो जो सुपरवाइजर है उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ताकि कंपनी के मालिक को ये लगे ये अच्छा सुपरवाइजर नहीं है, ये ज्यादा प्रोडक्शन करके नहीं दिखा रहा, यानी मन में चाहते हैं कि उसको भी डांट पड़े। इनसिक्योरिटी, उनके मन के अंदर इनसिक्योरिटी है कि अगर कल को काम खत्म हो गया तो ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे हमको निकालने के लिए। और लास्ट पॉइंट है अग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स बॉस, क्योंकि बॉस उन्हें बार बार स्लैप कर देता है गलती होने पर, तो अपने गुस्से को दिखाने के लिए वो कंपनी का नुकसान कर देते हैं। अब आपको इस केस स्टडी के साथ ऑटोक्रेटिक मॉडल और उसके कंसीक्वेंसेस भी समझ आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला और देखते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल के बाद क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको कंसीक्वेंसेस बताए
कि कंपनी के ऊपर बुरे कंसिक्वेंसेस आने लग गए थे, तो यहाँ पर समय बदलने के साथ मैनेजर्स को ये सोच लानी पड़ी कि हमें अपने वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। दोनों तरीके की सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसी सोच को रखते हुए कई सारी स्टडीज की गई और इन्हीं स्टडीज की बदौलत एक नया मॉडल डेवलप हुआ जिसका नाम था कस्टोडियल मॉडल। अब अगर आपको केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या है कस्टोडियल मॉडल? जैसे कि मैंने बोला, टाइम बदला, उस कारण से मैनेजर्स ने सोचा कि अब हमें अपने एम्प्लॉयज़ की और वर्कर्स की नीड का ध्यान रखते हुए उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कस्टोडियल मॉडल के ऊपर सारा एम्फसिस गया इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के ऊपर। इमेज को ध्यान से देखिए, पैसा। उन्हें ये लगा कि अगर एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, जिसकी मदद से वो अच्छा काम करेगा और कंपनी को एडवांटेज होने लग जाएगी। तो बात आई इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की, उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसा देने की, हायर पे देने की, बढ़ा के तनख्वाह देने की, उनके लिए नई नई स्कीम्स बनाने की, हेल्थ बेनिफिट देना, फ्री में गाड़ी प्रोवाइड करना जिससे वो आ जा सकें। इस तरीके के कई सारे इकोनॉमिक यानी पैसे वाले रिवॉर्ड देने उन्हें स्टार्ट कर दिए गए थे। देखिए, मॉडल को समझाने के लिए फिर मैंने वही टेबल बनाया है। तो बेसिस यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक सोर्सेस, पैसा, पैसे को यूज किया जाए। मैनेजर की ओरिएंटेशन यानी मैनेजरियल सोच क्या है? मनी, पैसे के ऊपर ध्यान है। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय की सोच क्या है? सिक्योरिटी मिले उसे और बेनिफिट्स, यानी वो ये फील करे कि मेरी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस में रिजल्ट देखा गया पैसिव कोऑपरेशन, यानी वो कोऑपरेट तो करते थे लेकिन बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होके नहीं करते थे। थोड़ी बहुत कोऑपरेशन करनी एम्प्लॉयज ने और वर्कर्स ने स्टार्ट कर दी जब उन्हें अच्छी पे दी गई। अब इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी आपने शायद नोटिस कर ली हो कि सारा कुछ पैसे के ऊपर ही डाल दिया गया है कि इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स दीजिए, पैसा दीजिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन कहीं पर उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में तो सोचा ही नहीं गया कि उनकी सोच को कैसे पॉजिटिव करना है। तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो साइकोलॉजिकली तो बड़े खुश थे, हैप्पी थे कि हमें अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो ज्यादा मोटिवेट नहीं हुए अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। इसका मतलब कस्टोडियल मॉडल में पैसे की मदद तो ली गई लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कंपनी चाहती थी। फिर इस मॉडल के बाद और स्टडीज यानी और रिसर्च की गई और उन रिसर्च से ये निकलकर बात सामने आई कि इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स यानी पैसा एम्प्लॉय को खुश तो करता है लेकिन मोटिवेट करके प्रोडक्टिव नहीं बनाता। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी गई हैं जिनके अंदर तनख्वाह तो बहुत अच्छी दी जाती है लेकिन लोग इतना मन लगा के काम नहीं करते। तो इसी कारण से नए मॉडल की तरफ कदम बढ़ाया गया, उसको क्रिएट करने के लिए और स्टडीज कर दी गई। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 मॉडल्स हैं, 2 मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर करा दिए, बाकी के 2 मॉडल्स मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम ये देखें कि अगले मॉडल के अंदर सोच कैसे बदली, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नए नए तरीके ढूंढे गए एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के और प्रोडक्टिव बनाने के। तो मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो दिस इज मी मीनाक्षी बजाज, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी और याद रखिए, एंजॉय लर्निंग। गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ।